हाय एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये आपको बहुत अच्छे से पसंद आ रहा होगा। अभी इंश्योरेंस के कुछ वीडियोस में वी हैव सीन कि मैं फ़ेस टू फेस जो फेस टाइम वीडियोस है वो नहीं बना रही हूँ, यानी कि मुझ आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मेरा जो फ़ोटो है वीडियो है वो नहीं दिख रहा होगा। तो उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये आपके लिए इम्पैक्टफुल है या नहीं है। ठीक है, तो हम आज अपना रिमेनिंग टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ अदर इंश्योरेंसेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस, है ना। यही सारी 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं बेटा, तो यू आर रिक्वेस्टेड कि आप प्लीज़ नोट्स ले लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ईजिली आपको मतलब आपका टाइम बचेगा और एग्ज़ाम्स बहुत नियर है। एडमिट कार्ड वैसे आ जाएगा तो थोड़ा श्योरिटी हो जाएगी, पर वैसे भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी अब आने वाले हैं, तो आप क्या है कि नोट्स ले ले तो वो बेटर होगा। मीनवाइल टेस्ट सीरीज़ भी आई वुड रिकमेंड कि अब तो टाइम हो चुका है तो अब तो ले ही लीजिए। ठीक है, उस मतलब अब नहीं लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपका व्हाट्सएप लिंक वगैरह चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट मोटर इंश्योरेंस। एज़ प्रॉमिस्ड मैंने बोला था कि बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगी बेटा, तो वीडियोस भी बहुत जल्दी जल्दी आएंगी, दिन में 4-5 ऐसे आएंगी, तो आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मोटर इंश्योरेंस पे आते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पॉलिसी किसके लिए है। एक्सक्यूज़ मी, मौसम बदल रहा है ना, तो उसका असर मेरे पे सबसे पहले दिखता है। सो दिस पॉलिसी इज़ फॉर व्हीकल ओनर्स। ठीक है, ये पॉलिसी किसके लिए बेटा? व्हीकल ओनर्स के लिए है, ताकि उनको कोई भी फिनेंशियल लॉस, ठीक है, या तो गाड़ी के कारण या तो अगर थेफ्ट हो जाता है व्हीकल चोरी हो जाती है तो उससे रिलेटेड कोई भी फिनेंशियल लॉस ना फेस करना पड़े। ठीक है, तो व्हीकल ओनर्स के लिए है। किस लिए है भाई? टू प्रोटेक्ट देम। प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ से करते हैं? तो या तो गाड़ी में डैमेज हो जाए, ठीक है, या थेफ्ट हो जाए, या गाड़ी की वजह से आप किसी का डैमेज कर रहे होता है ना, एक्सीडेंट होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है, तो अगर गाड़ी की वजह से भी किसी का डैमेज हो रहा है तो ये सारी चीज़ों को मोटर इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो मोटर इंश्योरेंस कहीं ना कहीं कंपलसरी है। आपको पता है कि गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है वो लेना ज़रूरी होता है, एंड दिस हैज़ बीन कवर्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मोटर व्हीकल एक्ट। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत से सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वो सिंपल से क्वेश्चन हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें याद नहीं रहता। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर में ये आता है। ठीक है, अब ये जो मोटर इंश्योरेंस है ना बेटा, ये 3 तरीके का होता है। ठीक है, पहला होता है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है इसमें? तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब एक्सीडेंट हुआ है, तो अब एक्सीडेंट हुआ है तो किसी का नुकसान होगा, सामने वाला 2 गाड़ी कोलाइड हुई है तो आपकी गाड़ी भी मतलब उसको भी चोट पहुंचेगी, लेकिन सामने वाले को भी चोट पहुंचेगी। ठीक है, गलती किसी की भी हो पर उस सामने वाले का भी नुकसान हो रहा है। तो ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये पूरा कवरेज देता है, कवरेज फॉर एनी इंजुरी कॉज टू अ थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी को अगर कोई इंजरी हो जाती है तो आपकी व्हीकल से, ठीक है, बाय योर व्हीकल, ठीक है, तो आपकी व्हीकल से अगर थर्ड पार्टी को कोई इंजरी हो जाती है तो ये इंश्योरेंस जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये इससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री में, यानी कि आप चाहो या ना चाहो सामने वाले का ख्याल आपको रखना ही पड़ेगा, यानी कि आपको ये इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। तो कहते हैं ना, गाड़ी का इंश्योरेंस चेक करते हैं, अगर टर्मिनेट हो गया है ना, ख़त्म हो गया है तो उसको रिन्यू कराना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। दूसरा है बेटा ओन डैमेज इंश्योरेंस, कि अभी आपने दूसरे का ध्यान रखा और पहले कहा गया है पहले दूसरे का ध्यान रखो, वो कंपलसरी है, अपना तो रखोगे ही। तो इसमें क्या है कि अगर आपके व्हीकल को कोई डैमेज हो जाता है तो आप अपना क्लेम रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ डैमेज ऑफ योर व्हीकल, अगर आपके व्हीकल का डैमेज होता है, ठीक है, इन केस ऑफ डैमेज ऑफ योर व्हीकल, तो आप क्या कर सकते हो? कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ योर ओन डैमेज इंश्योरेंस। और थर्ड एक इसका है, दैट इज़ योर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसमें दोनों चीज़ें हैं, यानी कि थर्ड पार्टी भी है और ओन भी है। तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन कह सकती हूँ मैं इसको, कि थर्ड पार्टी प्लस ओन।
सॉरी फॉर बेयरिंग मी, मतलब वो थोड़ा सा क्या है कि गला ख़राब है ना, बताया मैंने, मौसम का तकाजा है। चलिए, तो ये आपका हो गया क्या, मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। दूसरा है हमारा बेटा जो सेकंड जनरल इंश्योरेंस है, दैट इज़ योर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। नाउ व्हाट इज़ दिस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस? तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है बेटा कि जब क्या है कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपको ऐसा डर है कि भाई वहाँ पे फायर का रिस्क है, ठीक है, ऐसा थंडरिंग प्रोन एरिया है, या फिर वहाँ पे थेफ्ट का रिस्क है, कोई भी चीज़ का रिस्क है, तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, किसी इंसान का या किसी बिजनेस की प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने आपको अकाउंट्स में पढ़ा है कि बिजनेस इज अ डिफरेंट एंटिटी है ना, सेपरेट एंटिटी होती है। तो अगर आप इंडिविजुअल या बिजनेस की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराते हैं जिसको कुछ तरह का रिस्क है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए थर्ड है हमारा लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अब ये क्या है, लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या है, नाम से अगर आप इसको देखोगे, मैंने पहले ही बताया था कि जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं अलग अलग, वो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा आप नाम से ही बता पाओगे। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस क्या है, तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कि आपको अगर आपकी कोई जिम्मेदारी है, अगर आप वो पूरी नहीं कर पाते हो ड्यू टू सर्टेन रीज़न, तो उससे आपको ये बचाता है। ठीक है, जैसे कि आप बिजनेस ओनर हो, ठीक है, आपको क्या करना है कि आपने एडवांस लिया और आपको इतनी चीज़ें जो है वो पहुंचानी है सामने वाले को। आपने पहुंचाया, लेकिन क्या हुआ कि वो सामान जो है वो बीच में चोरी हो गया, डैमेज हो गया या जो भी, तो आपको सामान पहुंचाना तो लाइबिलिटी थी ना, मतलब आपको सप्लाई करना, सामने वाले ने एडवांस दे रखा है, कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो आपको वो चीज़ पहुंचाना आपकी लाइबिलिटी थी। लेकिन वो क्या है कि किसी कारणवश, मतलब देखो, इंटेंशनल नहीं होना चाहिए, पहला ही कंडीशन है इंश्योरेंस का कि वो नॉन इंटेंशनल होना चाहिए। तो नॉन इंटेंशनली ही लेकिन कोई चीज़ आपको पहुंचानी थी या चीज़ें करनी थी जो आप नहीं कर पाए, तो उस केस में दैट इज़ योर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, कि जो आपको प्रोटेक्ट करता है, किससे, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट क्लेम्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंजुरीज एंड डैमेज टू अदर। ठीक है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, तो जैसे बिजनेस ओनर्स हो गए, तो वो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी इंश्योरेंस कराते हैं, मतलब अगर उनको रिस्क होता, लगता है कि भाई ऐसा कुछ रिस्क हो सकता है, तो फिर वो ऐसा इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रही हूँ बेटा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम बड़ा धीरे धीरे बोल रही हैं, तो धीरे धीरे इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आपको ऐसा, मैं अभी बोला मैंने गला ख़राब है, तो मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं सकती, और मुझे क्या है अपनी एनर्जी स्टोर करके रखनी है अभी, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सेशंस लेकर आने हैं। तो आपके लिए बहुत सारे सेशंस लाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को तो स्टोर करके रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज हाउ वुड आई बी एबल टू डिलीवर सो मच ऑफ कॉन्टेंट टू यू इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट। चलिए, तो अगला हम आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं, और सबके से जुड़ा हुआ कोई ना कोई ऐसा होगा ही जिसने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होगा, है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि एक ऐसा इंश्योरेंस जो कि मेडिकल जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको कवर करता है, कि अगर आपने खुद के लिए या किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए लिया है मेडिकल इंश्योरेंस, और उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हो, तो कभी भी ऐसा होता है कि जब आपको मेडिकल नीड्स होती है, उसकी ज़रूरत होती है, तो उसकी आपको क्या है कि फटाफट से आपको वो चीज़ मिल जाती है। ठीक है, वो क्लेम जो है आपका मिल जाता है। तो ये चीज़ मतलब आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि देखो बीमारी क्या है किसी से पूछ के नहीं आती है, और उस समय पे इंश्योरेंस बड़ा काम आता है कि भाई अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको भले प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, लेकिन सोचो ना कि जब ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो आपको वो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, राइट। अब देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, एक है आपका इंडेमनिटी बेस्ड, पहला है आपका इंडेमनिटी बेस्ड। बेटा ये सारे टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आपको सुनने से लग रहा होगा कि अरे ये सब तो मैडम बड़ा सिंपल पढ़ा रही है, बट एग्जाम में आपके पहली चीज़ तो जो स्पेसिफिक टेक्निकल टॉपिक्स हैं उससे सिंपल ही सवाल आएंगे, जैसे अकाउंट्स हो गया या ऑडिटिंग है, इंश्योरेंस है, उससे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल सवाल आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं कि टर्मिनोलॉजीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसीज़ है, ये क्या होता है कि ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज सेल करती हैं, ठीक है। तो दीज आर सोल्ड बाय नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। पहली चीज़ कि ये कौन सेल करता है, तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज सेल करती हैं। और दूसरी चीज़ कि अमाउंट जो है वो आपको नहीं दिया जाता है, यानी कि अमाउंट क्या है कि डायरेक्टली पे किया जाएगा हॉस्पिटल में, डायरेक्टली पेड टू हॉस्पिटल, ठीक है।
या फिर आपने पे कर दिया है तो आपको रीइंबर्स किया जाएगा। ठीक है, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे ऐसे, लेकिन अगर आपने हॉस्पिटल में पे कर दिया है तो आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा या फिर डायरेक्टली हॉस्पिटल में पे किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला टाइप। और दूसरा टाइप क्या है, तो दूसरा टाइप है हमारा, देखो एक तो ये हो गया इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी, और जो दूसरा टाइप है हमारा वो है फिक्स्ड बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी। ये दोनों हेल्थ इंश्योरेंस के ही टाइप है बेटा, फिक्स्ड बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी। अब ये क्या कहता है, दिस फिक्स्ड बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी व्हाट डज इट से, ये कह रहा है, ये बेसिकली क्या है कि हर बीमारी के लिए नहीं है बेटा। जैसे कि इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी क्या है कि आपने एक पॉलिसी ले रखी है और कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी ऐसी इलनेस होती है या कुछ भी होता है, तो आप क्या करोगे कि एट फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आप उसको रिम्बर्स कर लोगे अपना पैसा। लेकिन फिक्स्ड बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी में क्या है कि आपको पहले से कुछ लिस्ट बनी होगी बीमारियों की, प्री डिटर्मिन्ड मेडिकल इलनेस प्री डिटर्मिन्ड मेडिकल इलनेस, ठीक है, और मेडिकल कंडीशंस। तो ये क्या है कि पहले से एक लिस्ट बनी होगी कि भाई उसमें 50, 60, 70 बीमारियां हैं, और इन बीमारियों के में से कोई एक अगर होता है तभी आपको ये चीज़ मिलेगी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट। ठीक है, देन ओनली यू विल गेट इट। अगर इन बीमारियों में से कुछ होता है तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे खतरनाक बीमारियां हैं तो उसका लोग कराते, तो इसकी प्रीमियम क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके चांसेस कम है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइप की बीमारी एक इंसान को हो जाए इसके चांसेस बहुत कम है ना, जनरली बहुत कम है। मे भी बहुत, अगर अब सर्दी बुखार के लिए थोड़ी होता होगा, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए होता है। तो बड़ी बड़ी जो रेयर डिजीजेज है जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसका मतलब कि वो तो कम भी होती है ना। तो इसीलिए क्या है कि इसके प्रीमियम जो है वो जनरली कम होते हैं। ठीक है, लेकिन वही इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी है, अगर यंग है तो कम रहेगा, लेकिन अगर ओल्ड है तो बहुत ज़्यादा रहेगा इसका प्रीमियम। ठीक है, उसी हिसाब से, मतलब कि जिस हिसाब का इसकी प्रोबेबिलिटी है उस हिसाब से इसका प्रीमियम रहता है। ठीक है, चलिए अब एक और इंश्योरेंस का टाइप है जिसका नाम है सोशल इंश्योरेंस। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि भैया ये सोशल वर्क जैसा कुछ दिख रहा है। अब ये क्या है सोशल इंश्योरेंस, ये क्या भला है, जाने जरा। तो देखो सोशल इंश्योरेंस क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है सोशल है, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप कहोगे कि मैडम जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ये क्या, मतलब इसको कौन देगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कंट्री है वो कौन सा कंट्री है, वो एक वेलफेयर स्टेट है, राइट, वो एक वेलफेयर नेशन है। तो वेलफेयर नेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेलफेयर नेशन। वेलफेयर नेशन का मतलब ही होता है बेटा कि हमारा जो बेसिक सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, राइट। जैसे कि बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन है ना, सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। तो उसी तरीके से ये भी किसके लिए है भाई, वीकर सेक्शंस के लिए है। तो दिस प्रोटेक्ट्स द वीकर सेक्शंस। बेटा नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ 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 आप ये क्या करिएगा, हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्ट्स द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को कनेक्ट करता है ये बेसिकली, जिसमें जो कि अपने प्रीमियम को खुद जमा नहीं कर सकते, अनेबल टू पे देयर प्रीमियम, अनेबल टू पे प्रीमियम। ठीक है, वो खुद का प्रीमियम नहीं दे सकते, तो उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी। इसमें क्या क्या आ सकते हैं, तो इसमें पेंशन प्लान्स आते हैं, क्योंकि एक एज के बाद क्या होता है कि पेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, अगर कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है तो देयर आर सर्टेन स्कीम्स जो कि इनके लिए ही वर्क करते हैं। तो देयर आर सर्टेन डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, फिर देयर आर सर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, है ना, देयर आर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो इस तरह के बेनिफिट जो है वो क्या है, एक तरह का सोशल इंश्योरेंस है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपका सिकनेस इंश्योरेंस है। तो इस तरह के इंश्योरेंस जो है वो आपका कहीं ना कहीं सोशल इंश्योरेंस की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या, अब अगला जो टॉपिक है, ये हमने इंश्योरेंस के बारे में पूरा जो है वो पढ़ लिया है। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ टॉपिक जिसका नाम है री इंश्योरेंस। देखो मैं हर कुछ आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा दे रही हूँ ताकि एग्जाम में जब आए ना, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय री इंश्योरेंस, ऐसे टर्म्स पूछ लेते हैं। क्योंकि पता है कि आपको पीएचडी नहीं पता होगा, लेकिन बेसिक आना चाहिए। जब आप एक ऑफिसर बनेंगे तो आपको कम से कम फाइल देख के ये नहीं लगना चाहिए कि भैया ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, कौन सी भाषा है। ठीक है, तो री इंश्योरेंस क्या होता है, तो देखो री इंश्योरेंस क्या है भाई, री समझ में ना, दोबारा इंश्योरेंस, दोबारा इंश्योरेंस, मतलब ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ये एक ऐसा इंश्योरेंस होता है बेटा जो कि इंसान नहीं खरीद रहा है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं खरीद रहा है, बल्कि कंपनीज खरीद रही हैं दूसरी कंपनीज से। ठीक है, ठीक है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी जो है वो दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से खरीद रही हैं, तो उसको हम कहते हैं री एश्योरेंस। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ एन एश्योरेंस जो कि दैट एन इंश्योरेंस कंपनी, नोट्स बेटा बनाते जाइएगा, है ना, अगर ले नहीं रहे हैं तो नोट्स बनाते जाइएगा, और नहीं तो फिर नोट्स ले लीजिएगा। तो एश्योरेंस दैट एन इंश्योरेंस कंपनी बाइज फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी।
अनदर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्लेम्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे उनको लॉसेस का कुछ दिख रहा है, उसके लिए अगर एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी से इंश्योरेंस ले रही है तो उसको हम बोलेंगे री इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये किस लिए लिया जाता है, तो ये लिया जाता है, दीज आर टेकन बाय लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो इसको लेती हैं, काहे के लिए लेंगी, तो अपने लॉसेस को इनकर करने के लिए, ठीक है, कि अगर मतलब कॉन्टिजेंट इवेंट्स पे रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमको इतने इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये किस लिए होता है भैया, ये तो ये होता है आपका टू विथस्टैंड लार्ज लॉसेस, जो बड़े लॉसेस हैं उसको विथस्टैंड करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करती है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो इसके कॉस्ट को क्या करेगी कि स्प्लिट कर देगी, ठीक है। सो आई कैन राइट इट हेयर कि इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही हैं कि स्प्लिट कर दे रही हैं, ठीक है। देयर आर इंश्योरेंस कंपनीज बेटा जो कि क्या कर रही हैं कि अपने जो लार्ज लॉसेस हैं उसको विथस्टैंड करने के लिए कर रही हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं कि कॉस्ट को स्प्लिट कर देती हैं अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड रेशियोज, कि भाई पहले से ही उनका डिसाइडेड रहता है कि भाई अगर इतने मतलब इतने लेवल पे अगर हमारी कंटिजेंसीज होती हैं और इतने लॉसेस होते हैं तो उस हिसाब से फिर वो उतना ज़्यादा रिकवर करती हैं, ठीक है। अब क्या है कि देखो बेटा, री इंश्योरेंस जो है वो एक बहुत बड़ा, मतलब कि जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं तो कहीं ना कहीं रेगुलेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। तो कौन इसको कर रहा है, तो जीआईसी इज़ द गवर्निंग बॉडी, ठीक है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर री इंश्योरेंस इन इंडिया, ठीक है। ये जीआईसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है री इंश्योरेंस, मतलब ये रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम आते हैं, देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, जो मैं आपको आज यहाँ पे बता दे रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा लेक्चर बचेगा जिसमें मैं गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में बताऊँगी, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे इंश्योरर कौन है, ठीक है, इंश्योर्ड कौन है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज तो हमने ड्यूरिंग द सेशंस पढ़ लिया। लेकिन कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हमने मीनवाइल कवर नहीं किया है, तो उसको मैं यहाँ पे कवर कर दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें से पहला जो टर्मिनोलॉजी है बेटा वो है अंडर राइटिंग। अब नाम से लग रहा होगा ये क्या बड़ी बात है, अंडर राइटिंग क्या, ऐसा क्या अजीबा मतलब ऐसा क्या अजूबा है इसमें। तो देखो बेटा, अंडर राइटिंग क्या होता है, तो अंडर राइटिंग एक प्रोसेस है ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो आई शुड राइट इट हेयर, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क। लेक्चर्स बेटा बहुत वो होने चाहिए, पैक्ड होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट कवर्ड है बहुत कम टाइम में, ठीक है। तो द लेक्चर्स विल रियली बी वेरी पैक्ड, लेक्चर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा पैक्ड होने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल आराम से देखिएगा, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार देख सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको समझ में प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क है। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो, जैसे होता है ना कि सिबिल स्कोर आपका होता है, देखते हो कभी कभी सिबिल स्कोर निकलता है, तो इससे क्या पता चलता है कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या है कि रिस्क असेसमेंट है, किसके प्रपोजल पे, ऑन प्रपोजल ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। तो बेसिकली कोई बंदा है अगर वो जाता है इंश्योरेंस लेने, तो पहले चेक किया जाता है असेसमेंट ऑफ रिस्क कि भाई इस व्यक्ति को अगर हम इंश्योरेंस क्लेम दे रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई बहुत एज्ड पर्सन है या फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो अगर उस पर्सन को हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, कंपनी भी तो अपना फ़ायदा सोचेगी ना बेटा। तो वो अगर उनको इंश्योरेंस दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको क्या है कि हो सकता है कि वो बहुत जल्दी उसको अवेल कर पाएँ उस इंश्योरेंस को। पता चला उन्होंने प्रीमियम तो 20,000 भरा और अवेल कर लिया 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। तो इस चीज़ को असेस करते हैं वो कि हर व्यक्ति का जो प्रोफाइल है वो उसके रिस्क को असेस करते हैं, और उसके साथ साथ फिर वो एक डिसीजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। फिर वो उनको ये पता कराना होता है कि किस टर्म एंड कंडीशन पे क्या है कि इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। किस कंडीशन पे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीज़ें फिर इससे ये एनालाइज कर पाते हैं। तो अंडर राइटिंग क्या है, अंडर राइटिंग उनका होमवर्क है बेसिकली। ये होमवर्क है जो कि एक इंसान का पूरा क्रेडिबिलिटी बताता है, रिस्क फैक्टर को एनालाइज करता है, ताकि एक बेटर पॉलिसी वो बना सके, ताकि वो दोनों के लिए ही विन विन हो, रादर दैन के लिए एक के लिए विन और एक के लिए इंटायरली लूज वाला सिचुएशन हो। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो, इस चीज़ को वो इंश्योर करने के लिए अंडर राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए
अगला अगला हमारा जो टर्मिनोलॉजी है बेटा वो है एडजस्टर। एडजस्टर, अब एडजस्टर क्या है कि जैसे कि कोई बंदा है उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, मान लेते हैं कि फायर इंश्योरेंस क्लेम किया, तो अब जाके चेक भी तो करना पड़ेगा कि वेदर दैट क्लेम इज राइट और नॉट, वो क्लेम सही भी है या फिर ऐसे ही हवा में वो क्लेम चल रहा है ना। तो कोई ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट एन इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, ऐसा पर्सन जो कि इंश्योरेंस क्लेम को इन्वेस्टिगेट करता है और ये इंश्योर करता है कि भाई सामने वाले को डैमेज मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस चीज़ को बताने वाला जो पर्सन होता है ही इज़ एन एडजस्टर। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी इंश्योरेंस में। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपका अगर कोई बंदा है, बेवकूफ़ बनाने वालों की कमी नहीं है ना। आप देखते ही हो कितने सारे फ़ोन पे स्कैम्स आते हैं, है ना, कि भाई अब फलना हो गया, ढिकना हो गया, आपके हम बहुत करीबी रिश्तेदार बोल रहे हैं हमको इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे क्लेम्स आते हैं। तो तुम सोचो कि जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है वो तुमको बेवकूफ़ बनाने पे लगा हुआ है, तो ये तो भैया सामने वाला प्रीमियम पे कर रहा है, तो क्या वो नहीं सोचेगा कि आपको बेवकूफ़ बना दिया जाए, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है कि अपना ड्यू डिलिजेंस यूज़ करती है, अपना प्रूडेंस यूज़ करती है और एक ऐसे बंदे को हायर करती है जो कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान दे सके, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को एनालाइज कर सके, रिपोर्ट सबमिट कर सके, और उसी पर्सन को हम कहते हैं एडजस्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला आते हैं हम डिडक्टिबल। नाउ व्हाट इज दिस डिडक्टिबल? तो डिडक्टिबल क्या है बेटा? तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम कोई चीज़ की कोई पॉलिसी लेते हैं, मान लेते हैं किसी गुड्स का ही मतलब फायर इंश्योरेंस लिया हमने, तो कुछ ऐसा अमाउंट होता है, जैसे कि मान ले 5 लाख का सामान है, तो कहा कि भाई 4 लाख का हम कवर करेंगे, 1 लाख आपको बियर करना पड़ेगा, यानी कि जो ओनर है जिसका वो सामान है वो बियर करेगा, इंश्योर्ड बियर करेगा, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डिडक्टिबल। ठीक है, मतलब व्हाट इज दिस? तो दिस इज द पोर्शन ऑफ लॉस बियर्ड बाय द This is the portion of the loss beared by the insured before he takes the policy. Before he takes the policy, ठीक है, पॉलिसी लेने से पहले उसको ये बता दिया जाएगा कि भाई इतना इतना आपको करना है। तो भले मतलब 1000 रुपये की पॉलिसी है, ठीक है, तो कहा गया कि भाई 200 रुपये आप जमा कर दीजिए और जब आपकी ये पॉलिसी खत्म होगी तो आपको हम 1000 रुपये दे देंगे, यानी कि सामने वाला कितना दे रहा है? 800 ही दे रहा है, 200 रुपये जो इंश्योर्ड है उसी को बियर करना है, तो दैट इज योर डिडक्टिबल अमाउंट, राइट। चलिए को इंश्योरेंस। अब को इंश्योरेंस क्या है? तो बेटा ये को इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि 2 लोगों ने इंश्योरेंस लिया है, मतलब कि कहने का मतलब है कि व्हाट परसेंट ऑफ कितना परसेंट किसी भी इंश्योरेंस का कितना परसेंट है, ठीक है, जो कि आपके हेल्थ केयर कॉस्ट या जिसी भी कॉस्ट में जा रहा है डिडक्टिबल के बाद। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? परसेंटेज ऑफ व्हाट द इंश्योरेंस विल पे to cover your health cost after any deductibles। ठीक है, डिडक्टिबल्स के बाद जो भी अमाउंट होगा उसको हम कहेंगे को इंश्योरेंस। ठीक है, दैट इज योर को इंश्योरेंस। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? चलिए लैप्स क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये तो बहुत ईजी है। लैप्स क्या है? तो लैप्स इज समथिंग बेटा, अगर आप फेलियर है, मान लेते पॉलिसी को नहीं भर पाए, कोई एक प्रीमियम आप नहीं भर पाए, ठीक है, तो उसके क्या होगा कि पॉलिसी फेल हो जाएगी। मतलब आपको पहले ऐसा तुरंत फेल नहीं होगा, पहले आपको कॉल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने पॉलिसी क्यों नहीं भरी, और उसके बाद फिर बाकी फलना ढिकना चीज़ें की जाएंगी और आप कोशिश की जाएगी कि आप पॉलिसी भरें, लेकिन फिर भी आप पता चला भर ही नहीं रहे हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बैठ गए। तो अब जब आप पॉलिसी भर ही नहीं रहे हैं तो सामने वाला फिर क्या है कि क्या करेगा कि आपका पॉलिसी जो है वहाँ पर फेल हो जाएगा। तो दिस इज योर फेलियर ऑफ पॉलिसी, फेलियर ऑफ पॉलिसी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, दैट इज योर लैप्स। बात समझ में आ गई? चलिए अगला टर्म है हमारा कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज। कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज, अब कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज क्या होता है? तो कॉन्सिक्वेंस मतलब कि डायरेक्ट डैमेज नहीं है ये, मतलब आपने फायर इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, आपका सामान डैमेज हो गया और वो रॉ मटेरियल था और पता चला कि उससे आपको गुड्स बना करके कहीं और यूज़ करने थे, आपका बहुत लॉस हो गया उस चीज़ में। मतलब कि लॉस जो कि इनडायरेक्ट रिजल्ट है किसी भी एक्सीडेंट का, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम डैमेजेस क्लेम करते हैं तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, इसीलिए ये जानना ज़रूरी है। तो दिस इज लॉस दैट इज इनडायरेक्ट
रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है, रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, दिस इज़ योर कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बेटा इसके बाद मतलब मैं आपको कवर कराऊंगी आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बॉडीज़ इसमें नहीं पढ़ना है। बेसिकली वी हैव IRDAI, उसके बाद वी हैव LIC एंड देन वी हैव GIC एंड देन वी हैव OASIS प्रोजेक्ट और PFRDA। तो इतने प्रोजेक्ट, इतने जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उसको मैं अगले सेशन में आपको पढ़ाऊंगी। देन वी हैव सर्टेन स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि वय वंदन योजना है, अटल पेंशन योजना है, किसान मानधन योजना है, अटल बीमा योजना है ना, श्रम योगी मानधन योजना है। तो ये सारी योजनाएं आपके लिए ज़रूरी है। तो इसको मैंने स्कीम्स का एक सेशन पढ़ाया था मैंने, पर एक ही सेशन पढ़ाया है, और भी सेशंस मैं लेकर आऊँगी अभी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि आई विल बी कंप्लीटिंग इट वेरी क्विकली। मैं बहुत जल्दी जल्दी ये कवर करा दूंगी आपको, ठीक है। मतलब विद इन 3-4 days ऑल द बैकलॉग्स विल बी क्लियर्ड। भले एक दिन में 4-5 वीडियोस डालने पड़े, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मैं स्कीम्स में क्लियर करा दूंगी, ठीक है। तो 1 more लेक्चर विल बी देयर जिसमें हम गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे एंड देन योर इंश्योरेंस विल बी कंप्लीटेड। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे ये पूछ सकते हैं बेटा। मीनवाइल टेस्ट सीरीज़, बार बार बोल रही हूँ मैं बेटा, टेस्ट सीरीज़ में अब डिले मत करो, अब बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ फटाफट लीजिए। नोट्स बना पा रहे हो ठीक है, नहीं बना पा रहे हो कनेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, और एंड कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वी एट निशुल्क IAS इज ऑलवेज एट योर सर्विस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।